हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी, अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे और मस्त तरीके से आप रह रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों का जो महासंग्राम है उसका डे 9। डे 8 तक हमने अपना सफ़र तय कर लिया है। अब आज हम बात करेंगे डे 9 में भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने 2 क्लास अभी तक कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उनको देख लेना, महत्वपूर्ण क्लास है जो कि आपके एग्जाम के लिए होने वाली हैं। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल में भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। रिवीजन ज़रूर कर लेना। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका आप रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि एग्ज़ाम का अब समय कम बचा है। लास्ट के 1 से 1.5 महीना 2 महीने में क्या होता है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ रखा है उसका मल्टी टाइम रिवीजन करने के लिए आपको समय निकालना चाहिए। जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, उन सभी का आप क्या करो, रिवीजन करो। ये महासंग्राम भी तो एक रिवीजन क्लास ही है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ डिटेल में तो कराई नहीं जा रही है। एक रिवीजन के तौर पर हर एक टॉपिक को कवर कराने की कोशिश की जा रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों आई होप आप रिवीजन कर रहे होंगे। मैं इसे आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं। आज की वीडियो को हम करते हैं शुरू, और उससे पहले आप यहां पर क्या कर लेना, आप लोग कर लेना इंडिया का मैप बना लेना भाई। इंडिया का मैप मैं हर वीडियो में जिक्र करूंगा इंडिया के मैप की। भारत का भूगोल हम इंडिया के मैप से ही पूरा सीख लेंगे। और अभी तक हमने 2 क्लास देखी थी, उसमें भी हमने देखा था कि भारत के नक्शे से ही हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज भी हम भारत के नक्शे को ही लेके अपने माइंड में फिट कराएंगे भारत की नदियों को, कौन सी नदी कहाँ पर है, क्योंकि जब आप मानचित्र को लेके पढ़ते हैं तो आपको और ज़्यादा याद होने लगता है। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को अपनाना अपने जीवन में। जब भी आप भूगोल पढ़ने बैठो तो आप भारत का नक्शा खोल के बैठ जाना, और जब भारत का नक्शा खोल के बैठोगे आप लोग हर चीज़ को नक्शे पर डिनोट कर देना, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, तो अवश्य ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर हम आज बात करें भारत की नदियों की, हम बात करेंगे आज डे 9 में। डे 9 में बात करेंगे हम, एक बार देख लेता हूँ कुछ कट तो नहीं रहा। हाँ, ऊपर का कट रहा है मेरे ख्याल से थोड़ा सा। डे 9 में हम बात करेंगे आज भारत के भूगोल की, और इसमें हम बात करेंगे भारत की नदियों की। अगर हम भारत की नदियों को देखें तो भाई भारत में 2 प्रकार की नदियां हैं। कितने प्रकार की नदियां हैं भारत में? 2 प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं। पहले हम पढ़ेंगे हिमानी नदियां, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां। और दूसरा पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है ऊपर। कल हमने हिमालय का जिक्र किया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो आई होप आप लोगों ने सभी ने देखी होगी वो वीडियो। जब अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर हमने हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियों को देखा था, कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। आज भी हम वहीं से देखेंगे हिमालय की नदियाँ किस प्रकार प्रवाहित होती हैं। फिर हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जो कि यहाँ पर स्थित होंगी। जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, वहाँ पर जो नदियाँ प्रवाहित होंगी उनको बोलेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय की नदियों को। और हिमालय की नदियों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 भागों में। हिमालय की नदियों को हम विभाजित कर लेते हैं 3 भागों में। पहला है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा है गंगा नदी तंत्र। तीसरा है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र आपके उत्तराखंड का भी भाग बन जाता है। उत्तराखंड की नदियां जब हम पढ़ते हैं तो गंगा नदी तंत्र को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपने उत्तराखंड की नदियों वाला चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाना, भारत उत्तराखंड का भूगोल, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा।
उत्तराखंड के भूगोल में जब आप जाओगे तो उत्तराखंड की नदियों से लेकर डे 1 डे 2 करके मैंने इस तरीके से वहाँ पर वीडियो अपलोड कर रखी है उत्तराखंड के भूगोल की। जितनी भी उत्तराखंड की नदियाँ हैं नक्शे के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश कर रखी है। उत्तराखंड की नदियों से जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ मैंने कवर कराने की कोशिश कर रखी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हर एक नदी को कंप्लीट करा रखा है। आप वहाँ पर से जाके देखोगे तो आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। अगर हम बात करें अब इन हिमालय की नदियों में 3 तंत्र हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। इनके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं लेके चलूँगा सिंधु नदी तंत्र को। तो सिंधु नदी तंत्र को हम लेके चलते हैं भाई। सबसे पहले हम चलते हैं हिमालय की नदियों में सिंधु नदी तंत्र को। ठीक है, देखो यहां पर है तिब्बत, यहां पर क्या है, तिब्बत है, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बत और फिर ऊपर को आ जाता है चीन। और यहीं पर क्या है, एक मानसरोवर झील है तिब्बत में। क्या है यहाँ पर, मानसरोवर झील है जो कि कहाँ पर है, तिब्बत में है। मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर है यहाँ पर एक क्या है, ग्लेशियर है। कहाँ पर है ग्लेशियर, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में। इसका नाम है सानोख्याबाब। क्या है भाई, सानोख्याबाब हिमनद, या फिर इसको ग्लेशियर भी बोलेंगे। और ये जो स्थित है ये है कैलाश पर्वत श्रेणी पर। कहाँ पर है ये, कैलाश पर्वत। ठीक, अब यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं सिंधु नदी। यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, तो सिंधु नदी का। और ये इस प्रकार से प्रवाहित होती है भाई, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, इस प्रकार से प्रवाहित होती है। और ये जम्मू कश्मीर से होते हुए इस तरीके से, जम्मू कश्मीर से होते हुए ये इस तरीके से ये भारत से बाहर निकल के कहाँ पर चले जाती है सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। और ये सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, आपसे 2 चीज़ें पूछ लेता है कोई भी नदी है, उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील से जो कैलाश पर्वत है वहाँ पर एक है सानोख्याबाब हिमनद। आपसे ये हिमनद वैसे बहुत कम पूछा जाता है, आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से ये निकलती है। अगर आप याद करना चाहो तो इस हिमनद को भी याद कर लेना, ग्लेशियर को याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ है अरब सागर, यहाँ क्या है, अरब सागर। तो ये जो नदी है सिंधु नदी, ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ से इसके सहायक नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसके सहायक नदियों को हम देखते हैं। अब अगर हम इसके सहायक नदियों के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर से एक नदी यहाँ पर से निकलते हुए इस तरीके से आती है और पंजाब में पाकिस्तान में चले जाती है, जिसका नाम है झेलम नदी। पहले कौन सी नदी आई यहाँ पर, झेलम नदी। और ये झेलम नदी कहाँ से निकलती है, ये यहाँ पर से निकलती है, जो कि है J&K, जम्मू कश्मीर में एक शेषनाग, क्या है, शेषनाग झील। जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है जहाँ से ये झेलम नदी निकलती है और ये पाकिस्तान में चले जाती है। कहाँ चले जाती है, ये पाकिस्तान में चले जाती है, इस प्रकार से। फिर झेलम नदी के बाद एक नदी आती है चिनाब नदी। कौन सी आती है, चिनाब नदी। यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश, और फिर उत्तराखंड वाला क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ से एक नदी इस प्रकार से निकलते हुए आती है और ये झेलम नदी में मिल जाती है। इसका नाम है चिनाब नदी। क्या है भाई, चिनाब नदी। और ये चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ पर एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। कल हमने दर्रे पढ़े थे तो वहाँ पर पढ़ा था बारालाचा दर्रा।
तो ये बारालाचा दर्रे से निकलती है चिनाब नदी और ये झेलम नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में। फिर चिनाब के बाद रावी नदी आती है। कौन सी नदी आती है? रावी नदी। और ये भी क्या करती है? झेलम नदी में मिल जाती है। कौन सी? रावी नदी। फिर आती है एक जिसका नाम है ब्यास नदी। कौन सी नदी है? ब्यास नदी। यहां पर आती है फिर ब्यास नदी। ये रावी और ब्यास, ये दोनों ही नदियां कहां से निकलती हैं? ये दोनों ही नदियां निकलेंगी भाई रोहतांग दर्रे से। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। ये आप लिख लेना, रोहतांग दर्रे से निकलती हैं रावी और ब्यास नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये ब्यास नदी इस प्रकार से आती है नीचे को। अब ये यहां पर से एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से ही एक और नदी प्रवाहित होती है जिसको हम बोलते हैं सतलज नदी। क्या बोलते हैं उसको हम? सतलज नदी। तो सतलज नदी राकसताल, मानसरोवर झील के पास से ही राकसताल है। राकसताल, यहाँ पर राकसताल नामक स्थान है, राकसताल है। वहाँ से क्या करती है, ये सतलज नदी निकलते हुए हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर बनाते हुए इस प्रकार से ये चले आती है पंजाब से गुजरात होते हुए। इस तरीके से ये आई हमारी कौन सी? सतलज नदी। और ये कहाँ से आती है? ये आती है राकसताल, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से आती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूपीएससी का एक एआरओ का एग्जाम हुआ था मेरे ख्याल से, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये जो सतलज नदी है ये भारत में कहाँ पर से प्रवेश करती है? तो ये सिपकिला दर्रा है एक, कल हमने पढ़ा था सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है भाई, कल हमने पढ़ा था। वहाँ से ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। ये भी आप नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद ये पंजाब में ये ब्यास नदी इसमें मिल जाती है। और जब ब्यास नदी इस प्रकार से मिलते हुए ये भी पाकिस्तान में चले जाती है। और ये पाकिस्तान में फिर ये पांचों नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी इस प्रकार यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके बाद ये तीनों नदी एक नदी बनकर यहाँ आ जाती हैं, पाकिस्तान के यहाँ पर आ जाती हैं। और पाकिस्तान का ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं मिठानकोट। तो मिठानकोट में पाकिस्तान में ये सारी नदियाँ मिलके एक नदी बन जाती है और उसको हम बोलते हैं सिंधु नदी, जो कि अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। तो दोस्तों ये था सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियों की, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिंधु नदी का ये रहा पश्चिम और यहाँ रहा पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में इसका क्रम पूछ लिया जाता है। पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम पूछ लिया जाता है। तो आप देखो सबसे पहले तो है सिंधु नदी, फिर झेलम नदी, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आप इसको इस तरीके से भी इनका क्रम याद कर सकते हैं। जब आपको ये क्रम याद होगा तो आप इनको आंसर कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है, जब ये नदी देखो यहाँ से इस प्रकार से होते हुए आ रही है तो फिर उसके बाद ये नीचे को आ रही है। जहाँ पर से ये नीचे को आ रही होती है वहाँ पर एक ये गार्ज का निर्माण करती है। देखो ऐसे जैसे ये नदी आई इस प्रकार से आई पहाड़ी से होते हुए, और जब ये यहाँ पर से इस पहाड़ी से नीचे को आएगी तो एक गार्ज का निर्माण करती है। इस तरीके का ये इस तरीके के गार्ज का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं सिंधु गार्ज। यहाँ पर है सिंधु गार्ज। सिंधु गार्ज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंधु गार्ज कहाँ पर बनता है? तो ये जम्मू कश्मीर में बनता है भाई। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो कि सिंधु नदी के बारे में है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ सिंधु नदी को। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। आप इस चीज़ को क्या कर लें? नोट डाउन कर लें सिंधु नदी के बारे में। इसके बाद हम चलेंगे सिंधु के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ पर चलेंगे भाई? ब्रह्मपुत्र नदी में चलेंगे।
देखो भाई, नदियों से जो है ना आपका एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए आपको नदियों को, भारत की नदियों को कंफर्म करके जाना आप, चाहे भारत की नदी हो या फिर उत्तराखंड की नदी हो। उत्तराखंड की नदियों से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी शहर पूछ लिया जाता है, कभी पंच प्रयागों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी नदियों का उद्गम पूछ लिया जाता है, कभी उनके सहायक नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आप उत्तराखंड की नदियों को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा, यहाँ पर है मानसरोवर झील, यहाँ पर है मानसरोवर झील है भाई, जो कि तिब्बत में है। और मानसरोवर झील में हमने पढ़ा था यहाँ पर सानोखा ब्याब हिमनद, फिर हमने पढ़ा था राकसताल जहाँ से निकलती है सतलज नदी। अब यहाँ पर एक और ग्लेशियर है जिसको हम बोलते हैं चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। चेमा युंग डुंग नामक एक ग्लेशियर है जो कि मानसरोवर झील के आसपास में है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से यहाँ से निकलती है और इसका नाम, यहाँ तिब्बत वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तिब्बत वाला। और इसका जो नाम होगा यहाँ पर, वो नाम होगा सांगपो, सांगपो नदी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे सांगपोर नदी के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। फिर ये हमारा भारत में ये इस प्रकार से आती है, देखो यहाँ पर से इस प्रकार से, और इस प्रकार से यहाँ पर एक अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश आपने देखा होगा नक्शे पर, ये रहा, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर असम आता है, ये वाला क्षेत्र असम का आ जाता है, ठीक है, इतना आप ध्यान में रखना। तो अरुणाचल प्रदेश में, एपी में, अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। और हमने कल एक चीज़ पढ़ा था कि जब हम हिमालय के बारे में बात कर रहे थे, हिमालय का सबसे पूर्वी शिखर कौन सा था? नामचा बरवा पर्वत था। तो नामचा बरवा पर्वत के पास से ये कहाँ पहुँचती है? भारत में पहुँचती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो यहाँ पर एक पर्वत है नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत। कल हमने पढ़ा था भाई, अगर आपने नहीं देखी वाली वीडियो देख लेना। नामचा पर्वत कहाँ पर है? तो ये तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। यहाँ से जो है ये सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। और जब अरुणाचल प्रदेश में ये आ जाती है, अंदर ये आ जाती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है दिहांग नदी। क्या? दिहांग नदी। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दिहांग नदी के नाम से। यहाँ पर जब ये नीचे को आती है, देखो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर से आएगी तो गार्ज का निर्माण करती है, जिसको हम बोलेंगे दिहांग गार्ज। क्या बोलेंगे? चूंकि इसको नाम दिहांग नदी है, इसका नाम यहाँ पर, इसलिए ये कौन सा गार्ज बनाएगी? दिहांग गार्ज बनाएगी। कौन सा गार्ज बनाएगी? दिहांग गार्ज बनाएगी। ये भी आप ध्यान में रखो और लिख लो कहीं पर, जहाँ पर आप ये बना रहे हैं नक्शा, यहाँ पर लिख लेना कि ये कौन सा गार्ज है? दिहांग गार्ज है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये इस प्रकार से असम की घाटी में पहुंच जाती है। जब असम की घाटी में ये पहुंच जाती है तो इसको नाम दिया जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ पर नाम दिया जाता है? असम में आकर इसको नाम दिया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से कहाँ से जाना जाता है, तो असम के बाद इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको महत्वपूर्ण यहाँ से याद करनी है और पूछी जाएंगी आपसे। देखो भाई, हमने द्वीप पढ़े थे, द्वीप जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर हो गया, हमने पढ़े थे ना। तो ये कहाँ पर थे? ये समुद्र में थे। ये कहाँ पर थे? समुद्र में थे, जो कि हमने द्वीप पढ़े। लेकिन जो नदी है, नदियों में भी द्वीप होते हैं, जो कि एक यहाँ पर एक द्वीप है असम में। असम में एक द्वीप है, उसको मैं ये नीचे लिख दे रहा हूँ। असम में द्वीप है माजुली द्वीप।
माजुली द्वीप। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये है असम में। और किस नदी पर है, यह है ब्रह्मपुत्र नदी में। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा नदी में स्थित द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा नदी में द्वीप है जो कि माजुली द्वीप है। भाई आप लोग नोट डाउन कर लेना यार, क्योंकि अगर जब आप एग्जाम से पहले पढ़ोगे तो उस समय आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इंसान का माइंड है भूल जाता है, चीज़ें एक बार पढ़ने से याद नहीं होती हैं, इसलिए आप इनको क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठना हाथ में। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ नाम लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ, टाइम कम है तो इसलिए ज़्यादा मैं लिख नहीं सकता और ज़्यादा मैं डिटेल में भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से ज़्यादा नंबर आपको गेन कराए जा सकें। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में पहुँचती है जहाँ पर माजुली द्वीप है, और असम के बाद ये रिफ्ट घाटी, यहाँ पर रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी रिफ्ट घाटी का निर्माण कहाँ पर करती है, तो रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है ये असम में। ठीक हो गया, ब्रह्मपुत्र के बारे में इतनी जानकारी आपको मिल गई। फिर ये यहाँ से इस प्रकार से आते हुए ये चले आती है कहाँ, ये नीचे आ गया हमारे पास बांग्लादेश वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आ गया, बांग्लादेश। ये भारत से बाहर चले आती है, ये भारत से कहाँ चले आती है, बाहर चले आती है। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है जमुना नदी के नाम से। जमुना नदी, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ें ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको क्या करनी है, याद करनी है, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। अब हमारा ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ये कंप्लीट हो गया है। बस इसमें आप एक चीज़ और ध्यान में रखना, इसके सहायक नदी के बारे में पूछ लिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में एक नदी यहाँ पर से इस प्रकार से आती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, और यहीं पर मिल जाती है। छोटी सी नदी है जिसका नाम है लोहित नदी। क्या है, लोहित नदी। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से आती है और कहाँ पे मिल जाती है, अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग नदी में मिल जाती है, तो इसलिए इसकी ये क्या होगी, सहायक नदी हो गई। यहाँ पर है सिक्किम, ये जो उठा हुआ वाला भाग है ये होता है सिक्किम का। सिक्किम में एक नदी आती है और वो मिल जाती है इस ब्रह्मपुत्र नदी में, जिसका नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है भाई इस नदी का, तीस्ता नदी। और इस तीस्ता नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये है जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर, जो कि सिक्किम में है। ये कहाँ पर है, सिक्किम में। भारत का एक राज्य है सिक्किम, वहाँ से ये जेमू ग्लेशियर से ये तीस्ता नदी का उद्गम होता है और ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो इसलिए आपको इन दो नदियों का नाम याद करना है, एक तो है लोहित नदी, दूसरा है तीस्ता नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। अब हम इसको साफ करके गंगा नदी तंत्र के बारे में जिक्र करेंगे। गंगा नदी तंत्र के बारे में अब हम क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। भाई आप इसको नोट डाउन कर लेना, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करना भाई, जिससे कि और भी लोग इससे जुड़ सके और जो कि है फ़ायदा हर किसी को मिले। देखो अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। किसकी बात करते हैं, गंगा नदी तंत्र की। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, वैसे तो ये नक्शे से आपको पता चल जाएगा, बट हाँ मैं बता देता हूँ, ये बता देता हूँ कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो आप देखो सबसे पहले ये तिब्बत में थी, तिब्बत के बाद भारत में आई, भारत के बाद ये बांग्लादेश में चलेगी। 3 देशों में इसका विस्तार है। और सिंधु नदी का भी उसी प्रकार पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी जो है वो कितने देशों में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी यहाँ पर थी, यहाँ से प्रवाहित होते हुए तिब्बत से प्रवाहित होते हुए भारत में आती है, भारत से फिर पाकिस्तान में। 3 देशों में ये प्रवाहित होती है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है, ये भी आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर है हमारा प्यारा उत्तराखंड। यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड है भाई, यूके है यहाँ पर। और गंगा नदी तंत्र की अगर हम बात करें, किसकी, गंगा नदी तंत्र की बात अगर हम करें तो उत्तराखंड में ये गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। और यहाँ पर 2 नदियाँ हैं,
कितनी नदियाँ हैं? अलकनंदा और भागीरथी। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो में देख लेना उत्तराखंड की नदियों में। मैं ज़्यादा डिटेल में गंगा नदी को पढ़ाऊंगा नहीं, उत्तराखंड की नदियों में नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब गंगा नदी को हम उत्तराखंड में नहीं देखेंगे कि उत्तराखंड में इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, क्या इसका विस्तार है, कौन सा शहर, कौन सा स्थान इसमें मिलता है, हम ये नहीं देखेंगे। क्योंकि हमने जब गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे थे उत्तराखंड में, तब इसको डिस्कस कर लिया था। आने वाले समय में जब मैं इसी 45 दिन के महासंग्राम में उत्तराखंड पढ़ाऊंगा, उत्तराखंड की नदियों को उसमें एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हम भारत के नज़रिए से पढ़ रहे हैं गंगा नदी को। तो भारत के नज़रिए से अगर हम गंगा नदी को देखें तो ये दो नदियों से आके मिलके बनती है। और ये कहाँ पर मिलती हैं दोनों नदियाँ? ये मिलती हैं देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। और ये दोनों कौन कौन सी नदी है? एक है अलकनंदा, एक है अलकनंदा, ये वाली है अलकनंदा, और दूसरी है भागीरथी नदी। और ये भागीरथी जो नदी है वो गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और ये जो अलकनंदा नदी है, चमोली में सतोपंथ नामक ग्लेशियर है, सतोपंथ नामक ग्लेशियर है चमोली में हमारे, वहाँ से ये जो अलकनंदा नदी है वो प्रवाहित होती है। अब ये दोनों नदी देवप्रयाग में जब आती हैं, जो कि पंच प्रयाग का अंतिम प्रयाग है, वहाँ पर जब ये नदी आती है देवप्रयाग में, तो उसके बाद ये यूपी में पहुँच जाती है। और देवप्रयाग से ही इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग से ही इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये उत्तराखंड के बाद कहाँ आई? उत्तराखंड के बाद ये इस प्रकार से यूपी में आ गई। कहाँ पर आ गई भाई? यूपी में आ गई। यूपी के बाद ये कहाँ चले गई? बिहार में चले गई। बिहार के बाद ये कहाँ चले गई? झारखंड में चले गई। झारखंड के बाद ये कहाँ चले गई? पश्चिम बंगाल में चले गई। और पश्चिम बंगाल से होते हुए इसकी दो शाखाएं निकल जाती हैं। एक शाखा तो इसको पश्चिम बंगाल में ही नीचे को आ जाती है, एक शाखा इसकी इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में नीचे को आ जाती है, और इसकी जो दूसरी धारा है वो इस प्रकार से बांग्लादेश में चले जाती है। और ये वाली जो शाखा नीचे को आती है, इसको हम यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है कोलकाता, और यहीं पर एक नदी और आके मिलती है जो कि है हुगली नदी। तो कोलकाता जो है हुगली नदी के पास शहर, जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे बसा है, जो कि गंगा नदी से ही आके एक नदी यहाँ पर मिलती है। अब ये वाली नदी भी इस प्रकार से बाद में गंगा नदी में ही मिलती है, लेकिन इसकी एक धारा यहाँ पर से आपको ध्यान में रखना है कि हुगली नदी के तट पर आके मिल जाती है। जो इसकी मुख्य धारा है वो कहाँ आती है? बांग्लादेश में आती है। और बांग्लादेश में आके ये किससे मिल जाती है? अभी हमने देखा था ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलके ये कहाँ पर पहुँच जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका मुहाना कहाँ पर है, तो ब्रह्मपुत्र का और गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। और ये जो दो नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर अगर ये मिल रही हैं तो यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का मतलब है अपने साथ मिट्टी, गार्ज वगैरह जो भी लेके आती हैं, उससे मिलकर एक डेल्टा बनता है, एक चट्टान टाइप की बनती है जो डेल्टा आकार का होता है। उस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर स्थित है? यह है हमारे बांग्लादेश में। इसका कुछ क्षेत्र भारत में भी पड़ता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किस नदी के किनारे है, किस नदी के तट पर है सुंदरवन का डेल्टा? गंगा और ब्रह्मपुत्र के वहाँ पर स्थित है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब आपको यहाँ पर से क्या ध्यान में रखना है गंगा नदी के बारे में? इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये जो गंगा नदी है इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पद्मा नाम से जाना जाता है भाई। पद्मा नदी इसको बांग्लादेश में कहा जाता है। किसको? गंगा को। गंगा नदी को बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में।
एक चीज़ तो ये ध्यान में रखो कि ये कितने राज्यों से होकर बहती है। मैंने सभी राज्यों के नाम नोट इसलिए कर रखे हैं क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। सबसे पहले उत्तराखंड, फिर यूपी 2, बिहार 3, झारखंड 4 और पश्चिम बंगाल 5। पश्चिम बंगाल जो हो गया ये 5वां राज्य हो गया। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब मैं आपको उसको और समझाने की कोशिश करता हूँ। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी तंत्र है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गंगा भारत की सबसे नदी है, सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद यहाँ से इसके सहायक नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है। किसके बारे में? सहायक नदियों के बारे में। इतना आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पर सहायक नदियों को इसकी मेंशन करूँगा। किसको मेंशन करूंगा? सहायक नदियों को। इसके दाहिने तट पर, जैसे ये गंगा आई, इसका दाहिना तट कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा। यहाँ की ओर इसका दाहिना होगा और इसकी ऊपर की ओर इसका बायां तट होगा। तो दाहिने किनारे पर इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है? पहली नदी है जो कि यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी है जो कि इसमें आके मिलती है गंगा में। यमुना के बाद है सिंध नदी। कौन सी नदी है? सिंध नदी। फिर बेतवा, फिर केन, फिर टोंस, फिर सोन। ये नदियां हैं जो कि गंगा नदी में आके मिलती हैं। इस प्रकार से ये आके मिलती हैं गंगा नदी पर। ठीक है, तो आपको गंगा के सहायक नदियों के बारे में अगर पूछ लिया जाएगा तो यमुना, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदी हैं। तो अब हम देखते हैं इनकी सहायक नदियों में जो कि इस तरफ से आके मिलती हैं, ऊपर की ओर से आके मिलती हैं, यानी कि बाएं किनारे जो नदियां आके मिलती हैं उनको अब हम देखते हैं। बाएं किनारे देखो भाई, यहाँ पर जो आके नदियां मिलती हैं उनके नाम भी लिख लो। मैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इनके सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी। 1, 2, 3, 4 और एक नदी और है जिसको हम बोलते हैं महानंदा। महानदी नहीं, महानंदा। ठीक है। अब गोमती नदी के बारे में एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से निकलती है। ये पीलीभीत में फुलहर झील है, यूपी में। ये देखो यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर से ये निकलती है और इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो यूपी में क्या है? फुलहर झील है। फुलहर झील, पीलीभीत का नाम आपने सुना होगा। पीलीभीत से ये निकलती है और ये मिल जाती है गंगा नदी में। यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है? गोमती नदी से आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लखनऊ शहर, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है। लखनऊ, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है, तो ये बसा है गोमती नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं गोमती के बाद कौन सी नदी है जो कि यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो है आपकी गंडक नदी। गंडक जो है नेपाल से होते हुए भारत में आती है और इसको नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नारायणी नदी कहाँ पर? नेपाल में। यही चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है गंडक नदी से। कोसी नदी के बारे में आपसे ये ध्यान में रखना है, ये भी नेपाल से होते हुए आती है। कोसी नदी, इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये आती है तो ये अपना रास्ता बदल लेती है। जब ये नेपाल से होते हुए भारत में आती है और बिहार में आती है तो अपना रास्ता बदल लेती है, और रास्ता बदलने के कारण क्या होता है कि जब ये शहरों में आती है तो वहाँ पर क्या करती है? बहुत भयंकर तबाही मचाती है, जिस कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। और इसका उद्गम आपको पूछ लिया जाएगा तो नेपाल में है कोसी नदी का उद्गम। अब आपसे एक क्वेश्चन है जो कि और पूछा जा सकता है और वो है महानंदा नदी से।
महानंदा नदी जो कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है, और ये जो है अंतिम सहायक नदी है। ये कैसी है? अंतिम सहायक नदी, अंतिम सहायक नदी है जो कि गंगा में मिलती है। तो आई होप आपको ये छोटे से समय में, कम समय में गंगा नदी के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अब हम चलेंगे गंगा नदी के बाद हमारी हिमालय की नदियाँ पूरी होगी मेरे ख्याल से। गंगा हमने पढ़ लिया, सिंधु हमने पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र हमने पढ़ लिया, तो गंगा नदी हिमालय की नदियाँ हो गया। अब हम चलेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तब तक मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। आप लोग इसको क्या करें, नोट डाउन कर लें। आप लोग इसको क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ या फिर दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम बात करेंगे। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। एक है, पहला है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो कि कहाँ पर है, यहाँ स्थित है बंगाल की खाड़ी। इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरेंगी उसके बारे में हम इसको डिसाइड बताएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। दूसरा, अरब सागर में गिरने वाली नदी या फिर अरब सागर में जो नदी मुहाना बनाती है, मुहाना बनाती है। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियां मुहाना बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां मुहाना बनाती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बंगाल की खाड़ी के बारे में। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी है जो कि मुहाना बनाती है, जो कि नदी अपनी यहाँ पर आती है। तो भाई सबसे पहले दामोदर नदी, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे दामोदर नदी का। इस प्रकार से दामोदर नदी आती है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन बाद में करूंगा, पहले हम सिर्फ नाम लिख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। दामोदर नदी, दामोदर नदी है पहली नदी। फिर इसके बाद आती है दूसरी नदी स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी। फिर आती है वैतरणी नदी, वैतरणी नदी। फिर आती है वैतरणी के बाद ब्राह्मणी नदी। फिर आती है ब्राह्मणी नदी, और ब्राह्मणी नदी के बाद आती है आपकी महानदी। कौन सी आती है? महानदी। महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी नदी। गोदावरी के बाद आती है कृष्णा। कौन सी आती है? कृष्णा नदी। और कृष्णा के बाद आती है पेन्नार नदी। कौन सी आती है? पेन्नार नदी। पेन्नार के बाद इसमें आती है कावेरी नदी। कौन सी आती है भाई? कावेरी नदी, कावेरी नदी। तो इतनी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में आके अपना मुहाना बनाती हैं। दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। क्रम आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई बताओ उत्तर से लेके दक्षिण की ओर, ऊपर से लेके नीचे की ओर कौन कौन सी नदियां हैं जो कि प्रवाहित होती हैं। तो दामोदर, स्वर्ण, वैतरणी, इस प्रकार से आप इनके नाम का क्रम डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब चूंकि हम 45 दिनों का महासंग्राम कर रहे हैं, इसमें हम हर एक नदियों को तो ऐसे इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे कि यार हर चीज़ डिटेल में करें हम, इनकी कौन सी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, किस प्रकार से आती है, कौन कौन सी क्या चीज़ें हैं, हम उनकी विशेषताओं में बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे इनके सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो कि आपके एग्जाम में टू द पॉइंट पूछी जाती हैं। टू द पॉइंट जो नदियाँ आपसे पूछी जाती हैं उनके बारे में अब मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दामोदर नदी की, ये दामोदर नदी यहाँ पर है एक छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। अरे भाई इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है ना कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? ये है रांची में, रांची में।
तो मैंने ये भी कहा था कि राज्य की राजधानी, एक स्टूडेंट ने सही कमेंट किया था उसमें। तो अगर हम बात करें दामोदर की, तो ये छोटा नागपुर पठार जो कि रांची में है वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ ले, अब आपसे किसी भी नदी के बारे में पूछ ले, इनमें से अगर पूछ लेगा किसी भी नदी के बारे में कि इनका मुहाना कहाँ पर है, तो आप आंसर सभी के बारे में कहेंगे कि ये सभी नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। फिर स्वर्ण रेखा, वैतरणी के बाद ब्राह्मणी, महानदी और गोदावरी। गोदावरी नदी है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नदी है। कौन सी नदी है भाई? गोदावरी। मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ अलग से, जिसके बारे में अगर हम ज़्यादा जानकारी लेने वाले हैं तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, ये नदी निकलती कहाँ से है, कहाँ से निकलती है? यहाँ पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में क्या है? त्र्यंबक गांव है, त्र्यंबक पहाड़ी या फिर त्र्यंबक नामक गांव है यहाँ पर, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र से होते हुए इस प्रकार ये आंध्र प्रदेश में पहुंच जाती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। ये महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आके ये अपना मुहाना बनाती है। दूसरी चीज, गोदावरी नदी के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? ये ध्यान में रखना है कि इसको दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है भाई। ये क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी। दक्षिण भारत की जगह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, तब भी नाम गोदावरी का ही आएगा, गोदावरी का ही नाम आएगा। 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा मतलब बूढ़ी गंगा नदी किसको कहा जाता है भाई? महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये भी गोदावरी के बारे में पूछा जाता है। बहुत बार आपके उत्तराखंड के ही एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है गोदावरी के बारे में, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद गोदावरी के बारे में क्या पूछा जाता है? यहाँ से पूछा जाता है इसकी सहायक नदियों के बारे में। इसकी सहायक नदी, सहायक नदी तो प्रावरा, पूर्णा, प्रावरा, पूर्णा, वेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। इंद्रावती और मंजीरा ये नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदी है। और वेनगंगा जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बोलेंगे वेनगंगा नदी है। इसके अलावा प्रावरा और पूर्णा नदी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं प्रावरा और पूर्णा नदी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं भाई। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कृष्णा नदी के बारे में भी, तो इसलिए हम कृष्णा नदी को भी पढ़ लेते हैं। दूसरा है कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी के बारे में सबसे पहले तो ध्यान यही रखना है कि ये कहाँ से निकलती है। तो कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र में है। कल हमने पढ़ा था महाराष्ट्र में एक महाबलेश्वर की चोटी है, यहाँ पर है महाराष्ट्र में क्या है? महाबलेश्वर की चोटी, महाबलेश्वर की चोटी। तो महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होता है और ये कहाँ पर आके मिलती है? ये मिलती है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश में ये मिल जाती है। अब आपको थोड़ा सा यहीं पर एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं कि ये जो नदियाँ हैं ना,
जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है? जैसे ये आई नदी इस प्रकार से जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी तो यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करेंगी। मिट्टी वगैरह जो भी अपने साथ ये लेके हुए आएंगी और उससे एक चट्टान टाइप की निर्माण करेंगी, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। अभी हमने पढ़ा था कि जब गंगा नदी यहाँ आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो वो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। इसी प्रकार से ये नदियाँ भी डेल्टा बनाती हैं। गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है, कृष्णा नदी भी, सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलेरू झील कहाँ पर है? कोलेरू झील आपसे पूछा जाता है, कोलेरू झील। अभी हम झीलों के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे तो इसी में एक टॉपिक छोटा सा मैं बता देता हूँ। जो ये गोदावरी नदी है और कृष्णा नदी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के डेल्टा हैं। यहाँ पर गोदावरी नदी का डेल्टा है, यहाँ पर कृष्णा नदी का डेल्टा है, और इन दोनों के बीच में ये कोलेरू झील है, जो कि कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलेरू झील कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब हम कृष्णा नदी के बारे में बात कर रहे हैं, महाबलेश्वर चोटी, और ये जो है सेकेंड लंबी नदी है दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? इसकी सहायक नदियों से पूछा जाता है। सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मालप्रभा, कोयना, मूसी। मूसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं। कोयना, मूसी, दूध गंगा और भीमा, दूध गंगा और भीमा, ये जो सभी नदियां हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जो हैदराबाद है, हैदराबाद, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो भाई इतनी चीज़ है जो कि आपको कृष्णा नदी से ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको एक और नदी है जो कि कावेरी नदी है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। कृष्णा के बाद आती है कावेरी नदी, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो यही कि ये निकलती कहाँ से है। तो कर्नाटक है, यहाँ पर है कर्नाटक वाला क्षेत्र। तो कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी या फिर पुष्पगिरी। ब्रह्मगिरी या फिर पुष्पगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में, और यहीं से ये कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम होता है और ये पहुँच जाती है तमिलनाडु में। यहाँ पर तमिलनाडु है भाई, तमिलनाडु में ये पहुँच जाती है और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। सबसे पहली बात तो इतनी ही ध्यान में रखनी है, निकलती कहाँ से है। दूसरी चीज़, कावेरी नदी के बारे में आपसे क्या पूछ लिया जाता है? इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा इसको कहा जाता है, ठीक है भाई, दक्षिण भारत की इसको गंगा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दक्षिण भारत का धान का कटोरा। दक्षिण भारत का धान का कटोरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धान जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, उगाया जाता है दक्षिण भारत में, इसलिए धान, और ये जो नदी है वो धान के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। इसके सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो सहायक नदी है अमरावती, अमरावती। तो इतनी चीज़ है जो कि आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में नदियाँ आके मिलती हैं, और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इनको कर लेना।
अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे किसकी, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों की। देखो भाई, अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे अरब सागर में जो अपना जल गिराती हैं। अरब सागर में जो अपना जल गिराती है, अरब सागर कहाँ है, यहाँ स्थित है, यानी कि अब ये नदियाँ इस ओर आएंगी। ठीक है, इस ओर आएंगी। तो ये नदियाँ कौन कौन सी हैं, आप इसको सबसे पहले नाम लिखो भाई। यहाँ पर आती है इस प्रकार से लूनी नदी। ये क्या है, लूनी नदी। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आप लिख लो कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि यहाँ से आती हैं। लूनी के बाद आती है साबरमती नदी। कौन सी आती है, साबरमती नदी। वो इस प्रकार से आती है भाई, ये आती है साबरमती नदी। साबरमती नदी दूसरी नदी है साबरमती। तीसरी है माही नदी। कौन सी है भाई, माही नदी। इस प्रकार से माही नदी आती है। ये कौन सी है, माही नदी। ये लाइन अभी क्यों खींची मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना भाई। माही नदी आती है। माही नदी के बाद आती है नर्मदा, फिर तापी। नर्मदा नदी इस प्रकार से आती है, ये है नर्मदा। और फिर आती है तापी नदी, वो इस प्रकार से आती है, नर्मदा, तापी। फिर आती है मांडवी और जुआरी नदी। यहाँ पर से इस प्रकार से निकलती है, एक है मांडवी और दूसरा है जुआरी नदी। जुआरी, जो जुआ खेलते हो ना आप लोग दिवाली में, वही जुआरी वाली नदी। ठीक है भाई, जुआरी नदी। फिर शरावती और गंगवेली। फिर आती है शरावती और गंगावेली। शरावती और गंगावेली, गंगवेली, शरावती, गंगवेली। और फिर दो नदियां हैं पेरियार और भरतपुजा। कौन कौन सी हैं, पेरियार और भरतपुजा। इस प्रकार से यहाँ पर से दो नदियां और हैं। एक का नाम है पेरियार। पेरियार दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नीचे को एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, दिखाई तो दे रहा थोड़ा सा। पेरियार और फिर है भरतपुजा। भरत पूजा अंतिम नदी है ये भरतपुजा। इस प्रकार से अब देखो इनके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जो ये लूनी नदी है ये कहाँ से निकलती है। कल हमने पढ़ा था अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ हमने इस प्रकार से देखा था भाई, देखा था या नहीं देखा था, याद आ रहा होगा आपको। अरावली की पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी। लिख लो, लूनी नदी का उद्गम स्थल है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली पर्वत से ये निकलती है। और ये जब अरावली राजस्थान से ये होते हुए गुजरती है तो ये विसर्पण करते हुए यहीं कहीं खो जाती है। यहीं कहीं खो जाती है, कहाँ, रन ऑफ कच्छ। कच्छ की रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन जिसको हिंदी में बोला जाता है कच्छ का रन, यहाँ पर ये कहीं खो जाती है, यानी कि ये यहीं पर समाप्त हो जाती है। बहुत ज़्यादा लंबी नदी नहीं है, ये अपना समुद्र में भी जल नहीं गिराती है। तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि लूनी नदी अपना उद्गम स्थल कहाँ पर बनाती है, तो ये बनाती है कच्छ के रन में, रन ऑफ कच्छ इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ का खाड़ी के जो ऊपर वाला स्थान है उसको रन ऑफ कच्छ बोला जाता है। ये है कच्छ की खाड़ी। आपसे क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, ये रहा। और इसका जो ये वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। यहाँ पर खंबात की खाड़ी है जो कि गुजरात में है। दूसरी नदी है साबरमती नदी। दूसरी है साबरमती नदी। तो ये राजस्थान से होते हुए आती है, उदयपुर नामक स्थान से ये होते हुए आती है और ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये देखो भाई, यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी मैंने कहा था, लिख लो, साबरमती नदी खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। साबरमती के बारे में एक चीज़ आप ध्यान में रखना, यहाँ पर गुजरात है तो गुजरात की गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है,
और अहमदाबाद, अहमदाबाद ये दोनों ही शहर हैं गुजरात के जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, फिर आता है माही नदी। फिर कौन सी नदी आती है? माही नदी आती है। माही नदी के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कहाँ से होके निकलती है। तो ये निकलती है विंध्य पर्वत, हमने यहाँ पर पढ़ा था कल कि विंध्यन पर्वत श्रेणी किस प्रकार से है, जो कि उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। तो ये विंध्यन पर्वत से निकलते हुए माही नदी आती है और ये खंबात की खाड़ी में, यहाँ पर खंबात की खाड़ी है तो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। लिख लो, माही नदी विंध्यन पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये जो मैंने डैश डैश लाइन खींची थी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जब हमने पढ़ा था इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा बोलते हैं भाई, हमने ट्रिक से भी पढ़ा था कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने ये माही नदी को किस प्रकार बना रखा, पहले नीचे को बनाया, फिर नीचे से ऊपर को ले गया, फिर नीचे को लाया। यानी कि आप देख रहे हैं माही नदी इस कर्क रेखा को एक बार ऊपर की ओर जा रही है, फिर दूसरी बार नीचे की ओर आ रही है इस कर्क रेखा से। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा से 2 बार होकर गुजरती है, जो कि अरब सागर में या फिर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, तो वह है माही नदी। याद हो गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये रेखा कर्क रेखा क्यों बनाई थी। यहाँ पर कल हमने पढ़ा था, यहाँ पर है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ देखा था, जिसमें हमने 3 पहाड़ियाँ पढ़ा था, पालिनी की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत भी हमने पढ़ा था। तो ये जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा पहाड़ी के यहाँ पर जो तीसरा वाला पर्वत है मैकाल का पर्वत, वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। कुछ भी पूछा जा सकता है नर्मदा नदी के बारे में। उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा पहाड़ी भी कहा जा सकता है अगर सतपुड़ा ऑप्शन में होगा, आपसे अमरकंटक भी कहा जा सकता है ऑप्शन में, या फिर आपसे मैकाल पहाड़ी भी कहा जा सकता है। तीनों में से जो भी होगा वही आपका उत्तर होगा। ये जो नदी है ये भी खंबात की खाड़ी में अरब सागर में यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी 2 नदियां हैं जो कि अपनी भ्रंश घाटी में होके प्रवाहित होती हैं। भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी, तो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा और तापी, नर्मदा और दूसरी है ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी हैं जो कि अपनी भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी का मतलब यह है कि जैसे कोई पहाड़ है, इस पहाड़ के बीच से होते हुए इस प्रकार से एक भ्रंश बनाते हुए चलेंगी तो उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। अब आप देख रहे हैं ना कि ये सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से होते हुए गुजरती हैं, इसलिए भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि सतपुड़ा जो है वो किन 2 नदियों के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। तो ऊपर तो है उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में है ताप्ती नदी। दक्षिण में है इसके ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महादेव की पहाड़ी से। जो ये बीच वाला पहाड़ी है ना, इसमें सतपुड़ा में बीच वाली पहाड़ी है महादेव, यहाँ से ये निकलती है ताप्ती नदी। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा? ताप्ती नदी हो गया और नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और जुआरी नदी के बारे में हम देखते हैं। अब मांडवी और जुआरी नदी के बारे में हम देखते हैं यहाँ से क्या है। तो ये जो दोनों नदियाँ हैं ये गोवा से निकलती हैं। गोवा की 2 नदियाँ हैं। मांडवी नदी यहाँ पर छोटा सा राज्य है गोवा, वहाँ से निकलती है, और जुआरी नदी भी गोवा से निकलती है। ठीक है, ये दोनों नदी यहाँ पर से निकलती है और इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई कि क्या है इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी। 1 मिनट, हाँ देख लेता हूँ मैं एक बार।
अच्छा, यहाँ पर से एक ध्यान में ये रखना आप कि मांडवी नदी के किनारे जो गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा की राजधानी है पणजी, वो यहाँ पर स्थित है। एक क्वेश्चन मैं आप भूल रहा हूँ कि मांडवी और जुआरी के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपसे पूछा जाता है, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं देखने की कोशिश कर रहा था बट मिल नहीं रहा वो मुझे कि मैंने कहाँ पर नोट कर रखा है। अब मांडवी और जुआरी के बारे में एक जो महत्वपूर्ण नोट है उसको मैं कल वाली वीडियो में बता दूंगा आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो कि आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं स्किप नहीं कराना चाहता आपको कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए छूट जाए। अब हम बात करेंगे शरावती और गंगवेली नदी के बारे में। शरावती और गंगवेली नदी के बारे में, ये निकलती हैं कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक में। अब देखो ये सभी जो नदियां हैं ये पश्चिमी घाट की नदियां हैं। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट की नदियां कौन कौन सी हैं। देखो कल हमने पढ़ा था पश्चिमी घाट कहाँ पर है, तो यही तो है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट से निकल रही है मांडवी, जुआरी और नर्मदा और ताप्ती तो नहीं निकल रही हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगवेली, पेरियार और भरतपुजा, इससे नीचे जो हैं वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है पश्चिमी घाट से। ठीक है भाई, इतना ध्यान में रखना। ये दोनों नदियाँ कर्नाटक से होते हुए निकलती है, शरावती और गंगवेली। शरावती के बारे में महत्वपूर्ण एक नोट लिख लो, क्या है इसके बारे में। शरावती नदी के बारे में ये है कि यहाँ पर एक जलप्रपात है जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात, जिसका नाम है गोर सोप्पा। क्या नाम है भाई? गोर सोप्पा जलप्रपात है, इसी का नाम गोर सोप्पा जलप्रपात है। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात कौन सा है? तो ये गोरसप्पा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 221 मीटर, 221 मीटर की ऊंचाई है। अब आपसे क्वेश्चन क्या किस प्रकार से पूछा जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गोरसोप्पा है, ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात। अब कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग यहीं पर। मैंने अभी कहा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, अब मैं कह रहा हूं कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है। ऊंचा का मतलब है सर्वाधिक, ऊंचे का मतलब है हाइट। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई तो है 221 मीटर, जो कि गोरसोप्पा जलप्रपात की है शरावती नदी पर। लेकिन अगर हम बात करेंगे भारत के सर्वाधिक सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर जब भी हम इस प्रकार की बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से नापी जाती है। तो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर जो जलप्रपात है उसको बोला जाता है कुंचिकल जलप्रपात। क्या है भाई? कुंचिकल जलप्रपात। और ये किस नदी पर है? ये नदी है आपकी वराही नदी। कौन सी नदी है? वराही नदी, वराही नदी। और ये कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में ही है। ये भी क्या है? कर्नाटक में ही है। इसलिए आपको कुंचिकल और गोरसोप्पा जलप्रपात के बारे में आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है। इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी ऊंचाई पर है? ये है 455 मीटर, 455 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। इतने चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रख लेनी है। अब हम चलते हैं पेरियार और भरतपुजा नदी के बारे में। और ये दोनों ही नदी जो है वो कहाँ पर स्थित हैं? केरल में स्थित हैं। पेरियार और भरतपुजा नदी जो है वो कहाँ पर स्थित हैं? केरल में। ये कहाँ से निकलती हैं भाई? केरल से निकलती है पेरियार और भरतपुजा नदी। तो इतनी सी है बात जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। केरल और भरतपुजा के बारे में ज़्यादा ध्यान आपको यहाँ पर से नहीं पूछा जाएगा।
तो भाई आज की वीडियो में हमने महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कर लिया है भारत की नदियों का। इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें भारत की नदियों का, तो ये इतना बड़ा चैप्टर है कि यहाँ से आपको लगभग 3 से 4 क्लास जब आप करोगे तब जाके ये कंप्लीट हो सकता था, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में 1 घंटे के अंतर्गत इसको कंप्लीट कराने की कोशिश की है। महत्वपूर्ण चीज़ें बताने की कोशिश कर रखी है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में फ़ायदेमंद होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।